हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम एक टॉपिक को कवर करने लगे हैं, एंड ऑफ कोरियन वॉर। आपको पता होगा कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, कैनबेरा में रादर, कि जो कोरियन वॉर है, जो पिछले 71 सालों से चल रही है, उसको एंड किया जा रहा है। ठीक है। सो हम ये टॉपिक को पहले हिंदी में देखेंगे और फिर इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखेंगे। तो जिन लोगों को इंग्लिश की डिस्कशन देखनी है, वो नीचे जाकर डायरेक्टली चैप्टर पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले हिंदी में डिस्कशन देखते हैं पूरे टॉपिक की। सो पहला हम देखते हैं कि क्यों हुई थी। इसको थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये कोरियन वॉर क्या थी जो अब एंड की गई है। तो पहले देखते हैं कि ये वॉर हुई क्यों थी। ठीक है। तो ये वॉर जो है कोरियन पेनिनसुला में इसलिए हुई थी क्योंकि जापान की ऑक्यूपेशन में ये पूरा कोरिया होता था। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 1910 से लेके 1945 तक, जब जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारा, तब तक जापान के ऑक्यूपेशन में पूरा कोरिया होता था। फिर जब अगस्त 1945 में जापान डिफीट हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो यूएस और यूएसएसआर दोनों ने ये डिसाइड किया कि इसको 38th पैरेलल ये आपकी लैटिट्यूड है, जो आपके अर्थ पर लैटिट्यूड होता है, वो वहाँ से जा रहा है। तो इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि इन दोनों इस 38th पैरेलल के ऊपर नीचे हम इसको कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड कर देते हैं। तो रशिया का जो कंट्रोल्ड है आपका नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वो रशिया के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो नॉर्थ कोरिया जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गया। साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है। लेकिन यूएस का ये ऑब्जेक्टिव था कि वो ये नहीं चाहता था कि जो ये डिवीजन है ये परमानेंट हो। वो चाहता था कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट हो, उसके बाद ये दोनों जो है पेनिनसुला के जो नॉर्थ और साउथ में डिवीजन हो गया, ये दोनों मिल जाएं और जो ये डिवीजन दोनों का खत्म हो जाए। ठीक है। अब यही सेम जो है आइडिया यूनाइटेड नेशंस ने भी रखा। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस भी यही चाहता था कि फ्री इलेक्शंस हो इस पूरी कंट्री में, पूरे कोरिया में फ्री इलेक्शंस हो। और यूएस जो है उसको एग्री कर गया। यूएस ने कहा कि हाँ, दोनों में जो है दोनों का मिलाकर फ्री इलेक्शंस हो, क्योंकि यूएस को ये पता था कि साउथ कोरिया में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन रहती है और जो नॉर्थ कोरिया है वहां पर 1/3 पॉपुलेशन रहती है। तो इन एनी वे, जब यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रह रही है, तो यहाँ की ही फेवरेबल गवर्नमेंट इस पूरे कोरियन पेनिनसुला में आएगी। तो यूएस को लगा कि ये सबसे अच्छा डेमोक्रेसी, सबसे अच्छा एक हमारे पास टूल है कम्युनिज्म को रोकने का। ठीक है। तो यूएस ने इसलिए पुश किया कि यहां पर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये, जैसे जर्मनी में सिचुएशन हुई थी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की, वैसा ही ये कोल्ड वॉर का एक पार्ट बन गया। वहां पर क्या हुआ कि दोनों जगह पर अलग अलग गवर्नमेंट्स आ गई, क्योंकि इस डिवीजन को नहीं किया गया। तो यहां पर नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट आ गए, नीचे जो है आपके सिंगमैन री ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए साउथ कोरिया में। तो यूनिफिकेशन तो नहीं हो पाई ऑफ कोर्स, जो यूएस चाहता था या यूनाइटेड नेशंस चाहता था। तो हुआ क्या कि ये दोनों ऊपर कोरियन कम्युनिस्ट और नीचे जो है आपके साउथ कोरिया में सिंगमैन री की गवर्नमेंट आ गई। ठीक है। तो सिंगमैन री यहां पर इलेक्ट हुए और नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट आ गई। तो सिंगमैन री जो थे वो जो हैं वो कम्युनिस्ट के खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि साउथ कोरिया भी कल को कम्युनिस्ट ना हो जाए, तो इसलिए वो नॉर्थ कोरिया से के खिलाफ या फिर कम्युनिज्म के खिलाफ रादर रशिया के खिलाफ, उस टाइम पर ऑफ कोर्स सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन और चाइना के इन्फ्लुएंस में ना आ पाए, इसलिए सिंगमैन री ने क्या किया, उन्होंने एक अलायंस करने की कोशिश की कोरियन वॉर के टाइम पर चियांग काय शेक के साथ। ठीक है। चियांग काय शेक कौन थे? तो चियांग काय शेक के लिए आपको थोड़ा सा चाइनीज जो है इंडिपेंडेंस वॉर के बारे में सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो चियांग काय शेक जो थे वो सन यात्सेन क्वामिंटांग पार्टी थी चाइना में। वो एक क्वामिंटांग पार्टी थी जो सन यात्सेन से लेड, और एक आपको माओ जेडोंग तो पता है जो कम्युनिस्ट थे। तो माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट थे और जो जो सन यात्सेन थे, ये आपस में लड़ रहे थे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस चाहते थे चाइना के ऊपर। तो इस कम्युनिस्ट और समझ लो डेमोक्रेटिस्ट के बीच में जो लड़ाई थी सन यात्सेन और माओ जेडोंग के बीच में, उसमें जो सन यात्सेन थे, जो डेमोक्रेसी के फेवर में थे, जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, उनके कमांडर ये चियांग काय शेक थे। ठीक है। मतलब कि ये कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, इनका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ा जाए चाइना में। लेकिन क्योंकि ये हार गए कम्युनिज्म से, वहां पर माओ जेडोंग जीत गए, तो ये चियांग काय शेक, सन यात्सेन इनके जो लीडर थे, इनको भागकर ताइवान में शरण लेनी पड़ी। तो तब से ताइवान कंट्री बन गई अलग से। ठीक है।
जो अभी भी आपको पता है कि चाइना का क्लेम करता है कि वो उन्हीं का पार्ट है, वो एक ताइवान आइलैंड पे जाकर बस गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर ताइवान पूरी कंट्री बन गई। तो चियांग काय शेक, क्योंकि इनमें ये हमेशा लड़ते रहे हैं कम्युनिस्ट के साथ, माओ जेडोंग के साथ, तो जो सिंगमैन री जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये सोचा कि मैं चियांग काय शेक के साथ अलायंस करता हूँ, क्योंकि ये भी कम्युनिज्म के खिलाफ है, मैं भी कम्युनिज्म के खिलाफ हूँ, हम दोनों मिलकर जो है नॉर्थ कोरिया और जो है चाइना के खिलाफ जो है हम एक अपना युद्ध चलाएंगे, या एक पूरी कैंपेन चलाएंगे रादर, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में फ्रीक्वेंटली क्लैशेस होते रहे, और ये क्लैशेस जो है वो इतने बढ़ गए कि 1950 में, जून 1950 में एक ऑल आउट वॉर हो गई नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। अब इसमें हुआ क्या कि उसी वक्त पर चाइनीज रेवोल्यूशन भी चल रहा है, वहां पर कम्युनिज्म का रेवोल्यूशन चल रहा है, कम्युनिस्ट जो है वो वहां पर जीत रहे हैं चाइना में। तो यूएस को लगा कि ये एक वेव में, कम्युनिज्म की वेव में, कहीं साउथ कोरिया जो हमारा इन्फ्लुएंस वाली कंट्री है वो भी कहीं ना बह जाए, और वो वहां पर भी कहीं कम्युनिज्म ना हो जाए। तो यूएस ने डरते हुए वहां पर ट्रूप्स को भेज दिया साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यूएस ने डायरेक्टली ट्रूप्स नहीं भेजे, कि ऐसा नहीं हुआ कि यूएस इंटरवेंशन हो रहा है, यूएस ने यूनाइटेड नेशंस के नाम पर वहां पर ट्रूप्स भेजे, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जिसमें कहा था कि साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया जो है उसने एग्रेशन दिखाया है, तो उसको कंडेम किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक तरह से कहने पर, रादर वो यूएस ही था ऑफ कोर्स, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर यूनाइटेड नेशंस ने ट्रूप्स भेजे, और वो ट्रूप्स कौन से थे? यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स थे। तो इस मौके को देखते हुए चाइना में जो कम्युनिस्ट थे वो भी डर गए, उन्हें लगा कि कहीं नॉर्थ कोरिया भी हमारे हाथ से ना चला जाए, हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर ना हो जाए। तो इसीलिए क्या किया, चाइना ने भी वहां पर ट्रूप्स भेज दिए। चाइनीज ट्रूप्स भी वहां पर एंटर हुए, और वो सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के नाम पर यूएस से, और चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर एंटर हो गया। तो पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि अब शायद एक और वर्ल्ड वॉर जो है हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। उस समय आप याद रखो कि सोवियत यूनियन भी नॉर्थ कोरिया को जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये डेंजर लगा कि यूएसए भी है एटॉमिक बॉम्ब वाली पावर, और यूएसएसआर भी एक तरह से न्यूक्लियर पावर्ड है। तो कहीं ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे जो खतरा लग रहा था, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर एटॉमिक वॉर ना बन जाए, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ फॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स, और ये वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ 1953 में, जिसमें कोरिया जो है वो ये डिसाइड हुआ कि नॉर्थ कोरिया अपना अलग रहेगा, साउथ कोरिया अलग रहेगा। दोनों जो पहले एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम दोनों पीसफुली एक अलग अलग रहेंगे। और ये आर्मिस्टिस को अगर आपको समझना हो तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से सीज फायर, कि अब हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन सीज फायर का मतलब ये नहीं होता कि वॉर एंड हो गई है। सीज फायर का मतलब होता है कि हमने टेम्पररी टाइम के लिए वो हथियार डाल दिए, हम अभी लड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। अब 1953 में कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें सीज फायर हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन कोई ऑफिशियल डेक्लेरेशन ये नहीं साइन हुई कि अब ये वॉर को हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये वॉर जो है अभी तक चली आ रही थी, क्योंकि सिर्फ सीज फायर हमने साइन किया हुआ था, वॉर को एंड नहीं किया था। साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट सिंगमैन रिंग थे, जो जिनके हमने अभी फोटो भी देखी है, तो उन्होंने तो ये आर्मिस्टिस एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया। तो ये आर्मिस्टिस एग्रीमेंट्स रादर यूएसए ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे यूएसए ने, फिर चाइना और जो है नॉर्थ कोरिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, ठीक है। तो एक तरह से आप देख लो कि कागजों पर दोनों नॉर्थ और साउथ कोरिया अभी तक वॉर पर थे, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स ये हम टॉपिक ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वॉर को एंड अभी रिसेंटली किया गया है, लास्ट वीक। तो अब जो है दिसंबर 1991 में उस टाइम पर ये आपका आर्मिस्टिस एग्रीमेंट चला आ रहा है, सीज फायर एग्रीमेंट चला आ रहा था, और 1991 में नॉर्थ और साउथ कोरिया ने ये एक पैक्ट साइन किया कि अब हम एग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब सीज फायर से एक स्टेप ऊपर गए, और उन्होंने बोला कि अब हम एग्रेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स ये सीज फायर जो है हमेशा वायलेशन होती रहती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी होती रहती है, तो ये वायलेशन ज़रूर होती रही, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो है एक तरह से स्टेटस को बन गया कि वहाँ पर सीज फायर भी है और कोई एग्रेशन हमने नहीं करना है, ये दोनों ने कंट्रीज़ ने डिसाइड कर लिया था। लेकिन ओकेजनल वायलेशंस होती रहती थी। तो ये जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है कि हाँ एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि हॉस्टिलिटी है दोनों के बीच में, तो वैसा ही चला आ रहा था, अभी तक चला आ रहा था। तो अब ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया का उस वॉर में क्या रोल था।
तो इंडिया का रोल जो है उस वॉर में सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन रोल था, ठीक है। इंडिया ने अपनी मेडिकल यूनिट भेजी थी वहां पर। इंडिया उस टाइम पर न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन का चेयरमैन था। तो इंडिया वहां पे दोनों कंट्रीज के, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी हैंडल करता था। अब समझ लो नॉर्थ कोरिया का कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो उससे पूछा जाता था कि क्या आप अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हो। साउथ कोरिया का होता था, उससे भी ऐसा पूछा जाता था। तो इंडिया वो एक तरह से एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर या फिर एक मीडिएटर का काम कर रहा था, ठीक है। तो अब क्योंकि इंडिया ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर किया था उस वॉर में, तो इसलिए दोनों कंट्रीज बहुत फॉन्डली रिमेंबर करती हैं कि इंडिया का रोल बहुत अच्छा था उस टाइम पर। तो इंडिया का एक तरह से अगर आप सोचिए तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन रोल था, इंडिया ने कोई वहां पर ट्रूप्स नहीं भेजे थे, ठीक है। ये कस्टोडियल फोर्स मतलब क्या होता है कि सिर्फ पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन जो आपका काम करने के लिए ये फोर्स वहां पर भेजी गई थी, ठीक है। सो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर कि हुआ क्या, अब क्या हुआ, ये न्यूज में क्यों आया। तो अब जो है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 1950 में वॉर शुरू हुई थी कोरिया में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, जिसमें 1953 में आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन कागजों पे वो वॉर अभी तक चलती आ रही थी, उसको जो है अब हम फॉर्मली एंड कर रहे हैं। मतलब 71 सालों बाद उस युद्ध को खत्म किया जा रहा है, ऐसा अनाउंस किया और जो है आपके साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने, क्योंकि वो कैनबेरा में विजिट कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया और उसमें कहा कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस, चाइना सबने मिलकर एक प्रिंसिपल पे डिसाइड किया है कि इस वॉर को एंड किया जाए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि एकदम से ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है, एकदम से इतना शिफ्ट कैसे हुआ है, जबकि हॉस्टिलिटी तो बढ़ती जाती है इस ऐसे ही वॉर्स में, और आजकल तो सिचुएशन भी ऐसी है। तो जब से प्रेसिडेंट मून जैइन जो है आपके साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, जब से वो पावर में आए हैं, तब से उनकी ये पॉलिसी रही है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, वो हॉस्टिलिटी जो है और कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉर्थ कोरिया के साथ उसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही कहकर एक तरह से आप सोच लो कि इलेक्शन जीता था कि मैं नॉर्थ कोरिया के साथ जो हमारा डिस्प्यूट है, साउथ कोरिया के लोगों को कहा था कि मैं उसको खत्म करूंगा, ठीक है। लेकिन 5 साल गुजर गए, आपको पता ही है पॉलिटिशियंस का यही होता है कि एंड का जब टाइम आता है तब वो सारे जो है अपने प्रोमिसेस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जब जल्दी जल्दी में ये वॉर को खत्म किया गया है, कागजों पर जो वॉर चल रही थी उसको खत्म किया गया है, ठीक है। अब अभी तक इतनी ये वॉर क्यों खत्म नहीं हुई थी, इतने सालों से वॉर क्यों चल रही थी, वो भी देखते हैं। क्या हर्डल्स थे इस वॉर को एंड करने में। तो सबसे पहला हर्डल तो ये था कि यूएस कह रहा था कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ नहीं रहा, तो हम इस वॉर को क्यों एंड करें। अगर हम इस वॉर को भी एंड कर देंगे तो नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं रह जाएगा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई भी दबाव नहीं रह जाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करे, ठीक है। फिर नॉर्थ कोरिया के भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। नॉर्थ कोरिया कह रहा था कि यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो हम अगर वॉर को एंड कर देते हैं तो हमारे पास कोई मतलब कोई बार्गेनिंग चिप नहीं रह जाएगी कि जो है इन सैंक्शंस को हम कैसे जो है वो हैंडल करें, ठीक है। तो यूएस को ये प्रॉब्लम है कि जब तक आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं छोड़ोगे तब तक ये वॉर एंड नहीं होगी। नॉर्थ कोरिया कह रहे थे कि जब तक आप सैंक्शंस नहीं हटाओगे तब तक ये वॉर एंड नहीं होगी, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम थी नॉर्थ कोरिया को, रादर वो नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा वो रशिया और चाइना को प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो साउथ कोरिया में परमानेंटली स्टेशनड है, ठीक है। सिंस 1953 जब से आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ है तब से साउथ कोरिया में यूएस ट्रूप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वो वहां पर प्रेजेंट भी हैं और वो साउथ कोरिया के साथ जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स भी करते हैं। तो रशिया और जो है चाइना ये नहीं चाहते हैं, ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया भी नहीं चाहता है ये, कि वहां पर यूएस ट्रूप्स प्रेजेंट रहें, परमानेंटली प्रेजेंट रहें, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करें। तो ये जो है नॉर्थ कोरिया का कहना था कि जब तक यूएस ट्रूप्स यहां से वापस नहीं होंगे, जब तक ये जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स नहीं खत्म होंगी, तब तक ये वॉर एंड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब एकदम से फिर क्या हुआ ऐसा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ये वॉर को एंड करने में, लेकिन अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वॉर को एकदम से एंड कर दिया गया। तो अब ये इसका जो है रीज़न वो ये है कि जो प्रेसिडेंट मून जैइन हैं जो आपके साउथ कोरिया के, उनकी टर्म खत्म हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो एंड वक्त पर जो है जब उनकी टर्म खत्म होने लगती है तो अपने सारे प्रोमिस को पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक तरह से कहा जा रहा है कि ये यूनिलैटरली जो है वो जल्दी जल्दी में नॉर्थ कोरिया के साथ इस डिसीजन के ऊपर पहुंचे हैं कि इस
इस वॉर को एंड करो, क्योंकि उनको अपने इलेक्शन जीतना है। उनकी पार्टी जो है वहाँ पर, जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया है, वो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो उनकी पार्टी अगले साल जो इलेक्शन हो रहा है वो उसमें बैकफुट पर है। तो इसीलिए वो अपने लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैंने इस 5 साल में इस वॉर को एंड कर दिया जो पिछले 71 साल से चल रही थी। ऑफकोर्स चाहे कागज़ों पर चल रही थी, बट इस वॉर तो चल रही थी। तो वो अपने लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने इस वॉर को एंड किया है। अब ये देखो कि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्थ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अकेले ही मिलकर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर इस वॉर को एंड अनाउंस किया है। ठीक है, कि साउथ कोरिया जो है और यूएस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने इन प्रिंसिपल इस वॉर को एंड किया है। तो अब उसमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तरह से यूएस जो है, वो इस प्लान को जो है वो ओपनली सपोर्ट नहीं क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है उससे हमको कुछ खास, इस वॉर को एंड करने पर कोई खास कंसेशन नहीं मिले हैं। अब वो कौन से कंसेशन जो है वो यूएस चाह रहा था? वो ये चाह रहा था कि नॉर्थ कोरिया एटलीस्ट कुछ तो गारंटी दे कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ेगा। तो अगर ये वॉर को एंड कर दिया जाता है तो नॉर्थ कोरिया के पास कोई जो है रीजन रहेगा ही नहीं कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़े, ठीक है, या फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करे। ठीक है, तो अब जो है आपको पता है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो है प्रेसिडेंट जो है मून जैन जो है उन्होंने इसको अनाउंस किया है। लेकिन जो है यूएस को उन्होंने इस अनाउंसमेंट से इस यूएस को उन्होंने थोड़ा नाराज कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में यूएस और साउथ कोरिया के अलावा सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि साउथ कोरिया यूएस के साथ अपने संबंधों को थोड़ा खराब कर ले। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है, इस कोरियन वॉर को एंड करने का ये इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर उस वॉर को एंड कर दिया गया है तो अब चाइना और रशिया दोनों ये और नॉर्थ कोरिया भी ये बोलेंगे कि अब तो वॉर एंड हो गई है, तो अब यूएस के ट्रूप्स को यहां पर रहने की क्या जरूरत है, यूएस को साउथ कोरिया में के ट्रूप्स को रहने की क्या जरूरत है। तो ये एक प्रेशर बनेगा। तो यूएस, क्योंकि अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, चाइना को कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी है, तो यूएस नहीं चाहता कि वो इस रीजन से जो है वो निकले। रादर यूएस तो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी एक वॉर को अगर आप एंड कर रहे हो तो यूएस को ऊपर प्रेशर आएगा, इवन साउथ कोरिया में भी डोमेस्टिक प्रेशर आएगा कि आप यहां पर अब क्यों हो, जब ये वॉर तो अब एंड हो चुकी है। ठीक है, तो यूएस इसीलिए नाराज है। यूएस जो है इसलिए उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेजा था इसमें, इस एंड ऑफ वॉर की अनाउंसमेंट में। तो ये एक तरह से एक इम्पैक्ट हो सकता है कि क्या जो है आने वाले टाइम में यूएस और साउथ कोरिया के अलायंस में कुछ गड़बड़ी है या नहीं है, ये हमें आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। ठीक है, सो हम सारे टॉपिक को अब इंग्लिश में देखते हैं। नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश, ऑल दीज rather all this information in English. So the first thing is, what led to this war of Korean Peninsula? So what is the topic here basically is that you know that South Korean president has recently visited Canberra, that is in Australia, and while meeting with Australian Prime Minister, he has announced that the Korean War, which was continuing since the year 1950, is going to end soon, because he has announced that US, China, North Korea, and South Korea, they have decided in principle that this war is going to end now. Okay, so this war was continuing, at least on papers, since the year 1950, that is for almost 71 years. So now this war is ending, but before understanding what is this, what is the implication of this war ending, we have to understand what is this war. Okay, so for understanding what is this war, we have to go back in time. So we have to see the origins of this war. So what led to a war in Korean Peninsula? So you know that this Korea, this entire Korean Peninsula was under Japanese occupation since 1910, but during Second World War, Japan was defeated. That is in August 1945. So what happened is that US and USSR became the preeminent powers of the world after Second World War. Okay, and USA and USSR both decided that this Korean Peninsula shall be divided. Along the 38th parallel. So 38th parallel is the latitude line
and along this line, this North and South Korea was divided. Okay, so Russia was having this influence. Russia means at that time was Soviet Union. Okay, so whenever I'm saying Russia, just imagine that I'm saying Soviet Union of that era. Okay, so Russia was having influence in North Korea, and US was having influence in this South Korea. Okay, so US had no intention to create this division permanently. Okay, so when United Nations said that we want this entire Korean peninsula to have elections, US instantly agreed because it knew that in case of a combined election of this Korean peninsula, any candidate or any government belonging to South Korea would win, because two-thirds of people are living in South Korea and only one-third of the population resides in North Korea. Okay, so that this democratic election was the best tool for US to ensure that the North Korea does not fall into the hands of communists. Okay, so um, the United Nations, like I've said, was seeking free elections for the whole country. That's why US agreed. But because the communists saw this plan, so they did not let it happen. So that's why smaller conflicts continued, and in the year 1948 it was decided that North and South Korea would have separate elections. So North Korea came under the rule of communists, and South Korea, President Syngman Rhee, so he is the first president of South Korea. He was elected, and he was fiercely anti-communist. So he did not like communists, and he, like United States, he was also fearing that we here means South Korea. So South Korea here is surrounded by China, Soviet, North Korea, that is communist. So that's why he was fearing that the South Korea should not fall into the hands of communists. That's why he signed a he wanted an alliance with Chiang Kai-shek. So this Chiang Kai-shek, this is the military commander of Sun Yat-sen. So Sun Yat-sen was the Democrat who was fighting against the Chinese Mao Zedong. So this he was basically Chinese. So there was Chinese Revolution also, right? So Chinese War of Independence, during the Chinese Revolution, Mao Zedong, that is the communist, and Sun Yat-sen, who belonged to the Kuomintang party. Okay, so they were fighting each other because that is fight between communists and anti-communists. Okay, so Sun Yat-sen and his commander Chiang Kai-shek was fighting the communists of Mao Zedong in China, but of course they lost. That's why they had to flee to Taiwan Islands, and they established their own country there, which is the cause of conflict today between China and Taiwan, because China claims that Taiwan is a part of their country only. And because Chiang Kai-shek was also anti-communist and Syngman Rhee was also anti-communist, so they wanted an alliance with each other. And because of such alliances, or let's say a dispute between communists and anti-communists, there were frequent clashes which occurred between North and South Korea. Okay, because North Korea was of course communist and South Korea was anti-communist, if we can say. So there were frequent clashes which culminated into a full-blown war. So in 1950, a full war broke out between North and South Korea, because at that period of time Chinese Revolution was taking place. So US feared that this communism, because Mao Zedong has won in China, so US was fearing that this wave of communism shall not engulf South Korea. So that's why it sent its troops to support South Korea. Okay, so US did not send its troop directly, rather United Nations it made a political effort, because and then United Nations Security Council passed a resolution against North Korea, condemning their aggression against South Korea. So under the garb of United Nations Security Council, the troops of United Nations, the American troops entered South Korea, and they started supporting them against North Korean aggression. So seeing the fact that American troops, although under the banner of United Nations, have entered South Korea, China also responded. So Chinese troops also entered the war, and the situation turned very hostile. So there was a fear that China
and USA will fight each other, and there could be another world war, that is the third world war, and it could take a serious turn, because at this time USSR and China are supporting North Korea, and USSR is also an atomic power. USA is also an atomic power. So the world was fearing that this third world war, uh, uh, or this possible third world war, could turn nuclear. Okay, that's why there was a real danger of another world war. But fortunately it did not turn into a world war, because diplomacy overtook military aggression, and this armistice agreement was signed in 1953. Okay, so this armistice agreement is basically ceasefire, and this ceasefire is basically saying that the let us make peace with North and South Korea, and we create this permanent division of Korean Peninsula into North and South, and we will have a ceasefire. But what is the armistice agreement? So like I've told you, that it is basically a ceasefire, and it was signed between US, because it was representing United Nations, and Chinese and North Koreans. Okay, so this agreement was signed, of ceasefire. This agreement of ceasefire was signed, but just remember that South Korean President Syngman Rhee did not sign this armistice agreement, because of course he was fiercely anti-communist. He was not in favor of any peace with the communists, so he did not participate in it. And but this armistice agreement was pretty much upholded by both sides, and in December 1991 they went further ahead, and they signed a pact where they agreed that there would be no aggression against each other. And of course, it was basically ceasefire plus another pact, in which they signed that they would not show any aggression to each other. But of course, like India and Pakistan, there have been ceasefire violations occasionally. So tensions between the North Korea and South Korea have persisted since the start of the Korean War. Okay, so what is here is that the Korean War is continuing even till 2021. Okay, so at the end of November, or let's say the first week of December 2021, until that time Korean War is continuing, at least on papers. Of course, they are not fighting each other on ground, but on paper the war has not ended. Okay, so the war which was continuing on paper has been recently announced as being ended. Okay, so both of these countries, rather North Korea and South Korea, they have decided to end this war, and this declaration has been recently announced by President Moon Jae-in of the South Korea. Okay, so what was the role of India in this Korean War? So let us see that also, because it is important for us to see what positive role India had in this Korean War. So if we can sum up the role of India in this Korean War, so we can sum it up by saying that it was just a humanitarian gesture. Okay, so India sent medical units. India was also the chairman of Neutral Nations Repatriation Commission. So India was handling the prisoners of war of both sides, and this humanitarian gesture has been recognized by both sides, by both North and South Korea, and their people still fondly remember the contribution of India during that war. Okay, so this 6,000 Indian custodial force, it means just the force which was sent there for humanitarian purpose, and not for any support to any of North or South Korea. Okay, so now let us come back to what has happened recently. So what has happened now is that this South Korean president was recently visiting Canberra, that is in Australia, and he announced that North Korea, South Korea, US, and China have agreed in principle to declare a formal end to the Korean War, which of course was ongoing on papers. So because just see here, North Korea, South Korea, US, and China, all four have agreed, but only South Korean president has announced this end of war. So what it means is that neither of these three countries were too enthusiastic about ending this war, and South Korean president has went ahead and he has announced it unilaterally. So why he has done it, why he's too enthusiastic to end this war which has been continuing since the last 71 years? So this is basically
a domestic politics. This is basically domestic politics of South Korea, because when President Moon Jae-in was sworn in as president, he led his campaign, his political campaign, that he will uh, end the hostility and conflict with North Korea, and he was in favor of engagement with North Korea. And for 5 years, he could not make any significant progress. But now he has to show something to his people, because his party, Democratic Party, is going to elections next year, and his party is not having a very good support based during the current times. That's why he want his people to see that he has done something cogent. Okay, so he has done something concrete, and he wants his people, his electorate or his voters, to see that he has upheld his promise. That's why he has made this last minute announcement during the end of his tenure, that this end has that this war has ended formally now. Okay, so this is basically domestic politics of South Korea. That's why this war has been ended. But why this war was not ending since the last 71 years? So there is also reasons for that. Okay, so what were the hurdles in ending this war? So the first hurdle was, of course, from the US side. The US was insisting that North Korea should give up its nuclear weapons for any progress to materialize in this direction of ending the war. Okay, so US was thinking that if we end this war, North Korea would not have any reason left to give up its nuclear weapons, and there would be this North Korea would have this North Korea, which is a de facto nuclear power, would become a de jure nuclear power after this, after we announce this end of war. So US was having apprehensions about North Korea. Similarly, North Korea was also having some apprehensions against US. North Korea was having objection because US has imposed some sanctions against North Korea. So North Korea was saying that if you want to end this war, just end sanctions against us first. Okay, so North Korea also had some other issues. North Korea was not happy. Rather, not just North Korea, but Russia and China were not happy that US troops have presence in South Korea. So since 1953, US troops have been stationed in South Korea to uphold this so-called armistice agreement, and they conduct joint drills with South Korean military also. And this is what is not acceptable to North Korea, Russia, and China. That's why they were saying that for this war to end, US must retreat now. Okay, but none of the parties were agreeing to all these conditions. That's why this war was continuing for the last 71 years. So what is this now? Why this war has ended suddenly? What is this knee jerk reaction to this war? So like I've said, this is catering to domestic politics of South Korea. President Moon's term is ending, and he would leave office in May 2022, and he has to little to show his people that he has made any progress in improving ties with Pyongyang. So that's why he has unilaterally, I would say unilaterally, announced this ending of war. And it is visible that the US administration or Biden administration is not very keen on the South Korean president's plans, because the US is thinking that we have gotten little in return from North Korea. Okay, so that is very evident. North Korea has not done any improvement for South Korea to end this war. So US is right in its own way. So this bilateral declaration of ending this war President Moon is thinking that it would benefit his party, which is going into elections next year. But of course, that is we can't say that it would benefit him or not. Only the time would tell. But what is sure is that the South Korean president, just because of his domestic politics, has upset Americans, and Americans were stationed here. America has some Indo-Pacific policy where it wants to contain China, and now what would happen? Because of formally ending this war, both Russia and China would ask South Korea to push or to pressurize US to vacate South Korea, because they would say now the war has ended. There is no
there is no reason for US to stay stationed at South Korea. Okay, so that would of course really upset the partnership between South Korea and US. So just because of catering to the domestic politics, the president of South Korea has upset US, and at this very critical time when there is a new Cold War emerging between US and China, this decision has really broad implications for this Indo-Pacific region. Okay, so not just South Korea, but it would have impact on China, Russia, and even Japan. Even Japan is dependent on US troops who have been stationed in this South Korea and Japan region. If the US troops were to fly away from South Korea because of this end of war, then it would really endanger the position of Japan also. Okay, so was our topic. We had to discuss this topic. We had already discussed it in the morning today also, but we had to see it in a broader perspective now. That's why we had to make this another video. So we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.